हेलो दोस्तों और बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की ये जो हमारी क्लास है कक्षा 12 इतिहास विषय का, बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है यानी कि नमूना प्रश्न पत्र, इसको हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है 18 मार्च को, जो है हमारे इतिहास का पेपर होने वाला है 18 मार्च 2024 को। जो वो पेपर होने वाला है उस पेपर में जो प्रश्न आने वाले हैं वो किस प्रकार के आने वाले हैं, उसके लिए बोर्ड ने जो नमूना प्रश्न पत्र पेश किया है उसको हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। काफी मदद मिलने वाली है आपको इस प्रश्न पत्र से कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्नों की भाषा किस प्रकार की होगी, कौन से चैप्टर से कठिन प्रश्न आने वाले हैं और कौन से चैप्टर में साधारण लैंग्वेज वाले प्रश्न आने वाले हैं, उनको भी देखते हैं आज की इस क्लास में हम। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न से। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है आपके सामने, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो धौलावीरा जो स्थान है वो कहां पर है? धौलावीरा आप सब जानते हो, धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। इस प्रकार के प्रश्न भी इस चैप्टर से आ सकते हैं और सीधा भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, या फिर खोज की घोषणा किसने की, या अन्य प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो छोटा प्रश्न है वो सरल ही आने वाला है। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? सीधा फैक्ट पूछा है दूसरे चैप्टर से। प्रभावती जो गुप्त है वो किसकी पुत्री थी, ये पूछा है प्रश्न। और इसका जो आंसर है, प्रभावती गुप्त गुप्त वंश का जो प्रतापी शासक था एक चंद्रगुप्त द्वितीय, इसकी पुत्री थी प्रभावती गुप्त। इसके बाद में तीसरा जो चैप्टर है इससे प्रश्न है, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति जो है वो किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो पिता से पुत्र यानी कि जो पुल्लिंग लोग हैं उनको मिल रही है, यानी कि पितृवंशिकता का ये उदाहरण है। यानी पितृ, जहां पितृवंशिकता होती है वहीं पर जो है पिता के बाद में पुत्र, पुत्र के बाद में प्रपौत्र, ये पौत्र और उसके बाद में प्रपौत्र, ये जो है ये पितृवंशिकता में ही चलता है। संपत्ति जो है पिता के बाद में बेटों को ही मिलती है, बेटियों को नहीं मिलती। ये किस में है? तो पितृवंशिकता व्यवस्था में है। इसके बाद में प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बतलाया? इब्न बतूता ने भारत के किस शहर को जो है सबसे बड़ा शहर कहा था? इब्न बतूता जो विदेशी यात्री था, भारत में आया था, आपके अफ्रीका से आया था, अफ्रीका के मोरक्को नामक जगह से। इसने जो है भारत के दिल्ली शहर को सबसे बड़ा शहर बताया था और इस शहर की इसने जो है अपनी व्याख्या भी की है। इस शहर की विशेषताएं इसने जो है बताई है। इस शहर का वर्णन जो है इसने विस्तृत किया है अपने यात्रा जो वृतांत लिखा इसने रिहला में, है ना। इसकी जो पुस्तक थी रिहला, उसमें इसने दिल्ली शहर का वर्णन जो है बखूबी किया है। इसके बाद में प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? यानी कि औलिया जो है गुरु हैं और इनके शिष्य का नाम हमें बताना है। तो वो कौन थे? अमीर खुसरो हैं। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन है? अमीर खुसरो। फेवरेट प्रश्न है, हर बार जो है एग्जाम में आता है, सरली क्वेश्चन है। विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? विष्णु और शिव दोनों के जो उपासक हैं इनको दक्षिण भारत में अलवार और नयनार कहते हैं। तो विष्णु के उपासकों को बोलते हैं अलवार और शिव जी के जो शैव होते हैं उनको बोलते हैं नयनार। तो विष्णु के उपासक क्या कहलाते हैं? यानी जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वो कहलाते हैं अलवार, दक्षिण भारत में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी आपके 1336 ईस्वी में। और यदि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक की बात करें, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो वो कौन थे? वो थे आपके कृष्णदेवराय, विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी शासक। हालांकि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो इन दो भाइयों ने की थी, हरियर और बुक्का ने 1336 में। और इनका जो वंश था हरियर और बुक्का का वो कौन सा था? संगम वंश। और कृष्णदेवराय का जो वंश था वो था तुलु वंश। और विजयनगर साम्राज्य पर टोटल 4 वंशों ने जो है शासन किया था। इसके बाद में प्रश्न है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? यवन राज स्थापनाचार्य की जो उपाधि धारण की थी वो विजयनगर साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय ने ही जो है ये उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कृष्णदेवराय। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी थी? अकबर ने, आपको पता है अकबर ने जो है अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ही तंबाकू के दर्शन किए थे। अकबर का जो बेटा था जहांगीर, इस जहांगीर ने जो है इस तंबाकू पर
पाबंदी जो है लगा दी थी। पाबंदी किसने लगाई थी? जहांगीर ने, क्योंकि अकबर ने तो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में यानी कि 1604 में ही इसको तंबाकू को देखा था, तो इसने पाबंदी नहीं लगाई थी। 1605 में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी। जो इस पर पाबंदी लगी थी, पाबंदी लगाने का काम किया था जहांगीर ने। इसके बाद में है शाहमल की मृत्यु कब हुई? शाहमल हमने 1857 के विद्रोह में जो है इसको पढ़ा था। शाहमल की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और शाहमल की जो मृत्यु हुई थी वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कब हो गई थी? 1857 में ही हो गई थी। इसी 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, इसी साल जो है इनकी मृत्यु हुई थी, 1857 में। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन था? स्थायी बंदोबस्त का जो जनक था वो कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा। चार्ल्स कॉर्नवालिस जो उस समय बंगाल का गवर्नर भी था। और ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये भू राजस्व की व्यवस्था है जो बंगाल में लागू की गई थी 1793 में, और ये लागू किसने की थी? कॉर्नवालिस ने लागू की थी, और यही इसका जनक भी माना जाता है। इसके बाद में है पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? ब्रिटिश संसद में बहुत सारी रिपोर्टें पेश की गई थी, और उसमें से जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी वो थी पांचवी रिपोर्ट। और ये जो पेश की गई थी ये कब पेश की गई थी? 1813 में पेश की गई थी। कब की गई थी? 1813 में। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई? यानी कि जब गांधी जी ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि गांधी जी को भरोसा था कि हम इनका साथ देंगे तो ये हमें आजाद कर देंगे, यानी कि यहाँ भारत से चले जाएंगे, तो गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेजों ने बदले में गांधी जी को जो उपाधि दी वो कौन सी दी? अंग्रेज जो है अच्छी अच्छी उपाधियां देते थे। केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के बाद में मिली थी। इसके बाद में है भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है वो किस तिथि को लागू हुआ? आगे आने वाला जो दिवस है गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को जो मनाते हैं हम, भारतीय संविधान इसी तिथि को लागू हुआ था 26 जनवरी को। सब में है 26 जनवरी। सन कौन सा था? 26 जनवरी 1950। संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान। इसके बाद में ये जो टोटल 14 प्रश्न हैं यही आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के ब्लूप्रिंट में। इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वही आपके पेपर में छपने वाले हैं। जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न छपने वाले हैं। कौन से चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं उसको देख लेना, किस चैप्टर से कितने आए हैं उस हिसाब से छपने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है यदि आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा पिछले वीडियो सेशन में। इसके बाद में रिक्त स्थान के जो प्रश्न आने वाले हैं वो टोटल कितने हैं? तो वो हैं आपके टोटल 7 प्रश्न। रिक्त स्थान के 7 प्रश्न आने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं और इसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है, ताकि आप उसी हिसाब से जो है इनके प्रश्नों को पढ़ो। जिनमें कठिन लैंग्वेज दिख रही है तो उसमें आपको जो है कठिन प्रश्नों को भी विशेष रूप से पढ़ना है। पर्याप्त प्रशस्ति की रचना निम्न में से जो है किसने की थी? खाली जगह है, किसने की थी? तो पर्याप्त प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने। पर्याप्त प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन ने की थी। अब इन प्रश्नों को किस प्रकार हमें लिखना है वो भी हम अभी देखने वाले हैं कि हरिसेन को जो है अब हम अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखेंगे उसको भी देखेंगे। महाभारत की जो रचना है वो भाषा में हुई, यानी कि भाषा का नाम लिखना है किस भाषा में हुई। तो महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। इसके बाद में है मनुस्मृति में प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, यानी प्रकारों के बारे में बताना है कि विवाह जो है कितने प्रकार के हैं। मनुस्मृति में तो 8 प्रकार के विवाहों का जो है उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो धर्म से है, यानी कि हमें धर्म का नाम बताना है कि श्वेतांबर और जो दिगंबर है ये किस धर्म की 2 शाखाएं हैं। तो ये आपके जैन धर्म की शाखाएं हैं। किस धर्म की शाखाएं हैं? जैन धर्म की शाखाएं हैं। यानी कि ये जो 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, ये दोनों किस धर्म से रिलेटेड है? तो आपके जैन धर्म से हैं। जिस प्रकार हिंदू से हो गए शैव और शैव हो गए या वैष्णव हो गए, ये हो गए अलवार नैनार हो गए। इस प्रकार देवी संप्रदायों में देवी की उपासना खाली जगह से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। यानी कि ये जो पत्थर है ये किससे पोता जाता था? तो सिंदूर से पोता जाता था ये पत्थर। किससे? सिंदूर से पोते गए पत्थर। जिस पर भी लाल टिक्का लगा हुआ है किसी पत्थर पर तो इसको क्या मान लिया जाता था? सिंदूर दे, यानी कि ये देवी का प्रतीक है। जिस पर भी लाल
जो है सिंदूर लगा हुआ है तो वो देवी का जो पत्र मान लिया जाता है, फिर उसकी पूजा की जाती थी। देवी संप्रदायों में देवी की उपासना जो है, कोई भी लाल पत्र देखा उस पर जो है ये पूजा करनी स्टार्ट कर दी जाती थी। तालीकोटा का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था? विजयनगर साम्राज्य में हमने पढ़ा था। तालीकोटा का जो युद्ध है ये कब हुआ था, जिसको हम राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। ये हुआ था आपके सन 1565 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1565 में। 1565 में जो है ये युद्ध हुआ था। इसके बाद में है आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, यानी हमें बताना है आईन अकबरी में जो है भूमि को कितने भागों में बांटा गया है। आईन अकबरी का जो लेखक है अबुल फजल, वो मुगल कालीन भूमि को जो है 4 भागों में बांटता है। इस प्रकार ये 7 जो प्रश्न है ये आपके आने वाले हैं, इस आपके खाली जगह वाले प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न 7 आने वाले हैं। 14 प्रश्न वो हो गए। एक नंबर के प्रश्न तैयार करते हो तो इस प्रकार से आपको करने हैं तैयार। इसके बाद में कुछ अति लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं वो कितने आने वाले हैं? वो आपके आने वाले हैं, एक नंबर के प्रश्न हैं, 10 प्रश्न आने वाले हैं अति लघुतरात्मक। चलिए इनको भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में गलियों व सड़कों को किस पद्धति से बनाया गया था, यानी कि ये जो पद्धति थी ये कौन सी थी जिस पद्धति में इन सड़कों को अपनाया गया था? तो वो पद्धति आपके ग्रिड पद्धति। कौन सी? ग्रिड पद्धति, जिसमें सड़कें जो है समकोण पर काटती थी, सड़कें और गलियां आपस में, और ये इस पद्धति का जो नाम था वो क्या था? ग्रिड पद्धति। इसके बाद में है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें किस विषय की जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र जो विषय है, जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, लिखा किसने था? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी आपके चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अब नाम अर्थशास्त्र है, इसका मतलब इसमें अर्थशास्त्र से संबंधित जानकारी हमें नहीं मिलती है, ये राजव्यवस्था से संबंधित है। मौर्यकालीन राजव्यवस्था के बारे में हमें जो है अर्थशास्त्र में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में, सैनिक प्रशासन के बारे में, सैनिक संगठन के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। न्यायिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है, यानी राजनीति से संबंधित राज व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन राज व्यवस्था लिख सकते हो, मौर्यकालीन प्रशासनिक संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी जो है हमें इससे मिलती है। न्यायिक प्रशासन भी आप इसमें लिख सकते हो। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह यानी विवाह करने की जो पद्धति है, बहिर्विवाह पद्धति 2 प्रकार की हमने पढ़ी थी, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। तो बहिर्विवाह यानी कि अपने गोत्र से बाहर विवाह करने की पद्धति जो है वो क्या है? बहिर्विवाह पद्धति। और किस वंश में मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी, यानी कौन से राजवंश में जो है मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, मातृसत्तात्मक समाज? तो ये बात कर सकते हैं हम सातवाहन वंश की, क्योंकि सातवाहन वंश में जो वंश के जो राजा थे वो अपने नाम में ही जो है माता के नाम का प्रयोग करते थे। तो सातवाहन वंश। और स्त्री धन से, इसको तो हमने बार बार जिक्र किया था, इसका स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? स्त्री धन किसे कहा जाता है? तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। तो शादी के दौरान स्त्री को जो जितने भी उपहार वगैरह मिले हैं उस पर स्त्री का ही स्वामित्व होता है। स्त्री को जितने भी उपहार मिले हैं उस पर किसका स्वामित्व है? स्त्री का स्वामित्व होता है, यानी कि उस पर स्त्री का ही अधिकार होता है। उसी को बोलते हैं स्त्री का धन, यानी स्त्री धन। जो स्त्री का धन है वही क्या है? स्त्री धन। यानी उसको शादी में जो जो गिफ्ट वगैरह मिले हैं उस पर स्त्री का ही अधिकार है। इब्न बतूता के श्रुत लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया था? जब इब्न बतूता भारत आया था तो भारत में इसने बहुत सारी जानकारियां यहाँ की जो है इकट्ठी की, और फिर वो जब वहां पर गया तो इनसे पूछा गया कि भारत में तूने क्या क्या देखा? तो वहां के स्थानीय राजा ने जो है इब्न बतूता ने जो बोला उसको लिखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, और उसका नाम था, इब्न बतूता के नाम पर ही है, इब्न जुजई। उसको नियुक्त किया था इब्न जुजई को, इब्न जुजई। वली, वली जो है, वली शब्द से क्या तात्पर्य है? अरबी शब्द है वली। वली जो शब्द है ये ओलिया का एक वचन रूप है। इसका जो बहुवचन रूप है वली का वो क्या है? ओलिया। ओलिया इसका बहुवचन रूप है, यानी कि ईश्वर के जो सबसे नजदीक है वो होता है वली। ईश्वर के नजदीक होने का जो दावा करता है, सूफी संत के संदर्भ में ये कहा गया है वली, यानी कि जो ईश्वर के एकदम नजदीक होता है और करामात करने की जो है शक्ति रखता है, कुछ चमत्कार करने की शक्ति रखता है, उसको बोलते हैं वली। मालिक भी बोल सकते हो आप, वली। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन होते थे? अमर नायक किसको बोलते हैं? जो सैनिक कमांडर होते थे उन्हीं को अमर नायक कहा जाता था। और राजा जो है इनको प्रशासन के लिए कुछ भूमि भी जो है दे देता था, ताकि ये वहां से जो है राजस्व वगैरह इकट्ठा कर सके। इसके बाद में है, किस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी?
तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी। गांधी जी का जो तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, उस समय स्वतंत्र सरकारों की स्थापना की गई थी। और संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ने यह पेश किया था, और यह किया था आपको 13 तारीख को, 13 दिसंबर और 1946 को। संविधान की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, फिर 10, 11, 12, 13 तारीख को ये आपके स्टार्ट हो गई थी। 3 तारीखें आपको बताया था, विशेष रूप से ध्यान रखनी है, 9, 11 और 13। 9 को क्या हुई? पहली बैठक हुई, और उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 11 तारीख को क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को, तो जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट अध्यक्ष। और इसके बाद में 13 तारीख को जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ये तीनों तारीखें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद में कुछ लघुतरात्मक प्रश्न है जिसमें आपको 50 शब्द लिखने होते हैं। उसमें जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, इसमें तो आप एक वर्ड से भी काम चला सकते थे या फिर एक लाइन से। यानी कि इन प्रश्नों में आपको सिर्फ या तो एक शब्द लिखना है। क्वेश्चन किस प्रकार का है? एक शब्द लिखने जैसा है क्या? देखो, ये एक शब्द लिखने जैसा है, तो इसमें आपको एक शब्द लिखना है। क्या? सातवाहन वंश। इस प्रश्न में क्या लिखना है? इसमें एक लाइन लिखने की जरूरत है। यानी स्त्री धन से क्या तात्पर्य है? तो विवाह के दौरान उसे मिले गए जो उपहार हैं उनको क्या कहा गया है? स्त्री का धन, यानी कि स्त्री धन। तो एक लाइन में लिखना है। देखो, ये एक वर्ड में लिखने का है इसमें आंसर। इब्न बतूता के श्रुतलेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो सिर्फ एक वर्ड में ही आंसर देना है, इब्न जुजई। तो ये जो 10 प्रश्न थे अति लघुतरात्मक, ये 1 नंबर के थे। अब है 2-2 नंबर के प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न, जिसकी हमें शब्द सीमा दे रखी है कि 50 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है और न ही कम लिखना है। तो ये प्रश्न भी जो है आपको शब्द सीमा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको कोई प्रश्न बहुत ही ज्यादा तरीके से आ रहा है कि हाँ इसमें से मैं 100 शब्द लिख सकता हूं, तो वहां पर आपको टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना है। उसमें सिर्फ 50 शब्द जो अच्छे लग रहे हैं आपको वही लिखना है। 50, 5 या 6 लाइन जो है, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें 5 लाइन ही काफी होती है। इसमें जो प्रश्न है, स्तूप क्यों बनाए जाते थे, त्रिपिटक क्या है, इनके नाम लिखिए, कुल कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। हालांकि ये प्रश्न तो हमारे इसमें है ही नहीं, किताब में भी नहीं है, फिर भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। और भारत में आने वाले जो किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए, क्योंकि हमने पूरे 3 यात्रियों पर ही फोकस किया था, तो वो तो हम आसानी से लिख सकते हैं। ताराबाद किसे कहा जाता है? विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। जिनसे कामिल से आप क्या समझते हैं? मुगल कालीन कृषि के उपकरणों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में आप क्या समानताएं तथा भिन्नताएं देखते हैं? दामिने को के बारे में हमने विशेष रूप से पढ़ा था, दामिने को क्या था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था, 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था उसको भी हमने देखा। और गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया, किस घटना के कारण। ये सब जो प्रश्न है आपको इसमें अब एक शब्द 2-2 शब्द आपको याद आ रही होंगे, 1-2 लाइनें, लेकिन हमें 50 शब्दों में जो है इनके आंसर लिखने हैं। चलिए इनको देख लेते हैं, इन प्रश्नों को किस प्रकार लिखना है। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो स्तूप बनाने की जो परंपरा है ये बुद्ध से पहले की रही होगी, परंतु बौद्ध धर्म से जुड़ गई। बाद में ये किस धर्म से जुड़ गई? बौद्ध धर्म से जुड़ गई। स्तूपों में ऐसे अवशेष रहते थे जिनको पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचा स्तूप जो है वो बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के जो हिस्से हैं वो प्रत्येक महत्वपूर्ण नगर में बांटकर उनके ऊपर जो है स्तूप बनाने का क्या दिया था? आदेश दिया था। अब त्रिपिटक, आप जानते हो 3 पिटकों के नाम। अब क्या है त्रिपिटक? तो त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 कटोरियां। ये बौद्ध धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है, और जिसमें जितने भी बौद्ध संप्रदाय हैं वो इसको मानते हैं। यानी महायान है, हीनयान है, वज्रयान है या मूल सर्वास्तिवाद है। ये बौद्ध धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। विशेष रूप से हमने जो है हीनयान और महायान के बारे में ही पढ़ा था। हमारे किताब में भी 2 ही हैं, हीनयान और महायान। तो ये जो सारे संप्रदाय हैं बौद्ध धर्म के, ये सब जो हैं सभी संप्रदायों का ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है त्रिपिटक। और ये बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीनतम जो है ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश जो हैं संग्रहित हैं। और इसमें हम फिर तीनों पिटकों के नाम लिखेंगे, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक।
और इसमें क्या क्या है फिर वो भी आगे लिखेंगे। जैसे विनय पिटक में क्या है, तो विनय पिटक में हम लिख सकते हैं कि इसमें बौद्ध धर्म के जो है नियम है। सुत पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं इसमें। और अभिधम पिटक यानी दर्शन से जुड़े जो जो विषय हैं वो इसमें अभिधम पिटक में शामिल है। यहां से कुछ लाइनें समझ में नहीं आ रही है, दो तीन एक लाइन ऊपर वाली याद है कि त्रिपिटक का बस अर्थ हमें आता है, तो अर्थ लिखने के बाद तीन पिटकों के नाम लिखो और तीन पिटकों में थोड़ी सी व्याख्या कर दो, एक लाइन यहां से लिख दो। और कुल कितनी बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी, तो इसको आपको छोटे प्रश्न में ही लिखना है। कितनी, 4 बौद्ध संगीतियां आयोजित की गई थी। और पहली जो बौद्ध संगीत थी वो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी आपके कुंडलवन कश्मीर में जो है ये आयोजित की गई थी। पहली 483 ईसा पूर्व में, और ये इसके बाद 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में, ये 251 ईसा पूर्व में, और ये चौथी बौद्ध संगीति जो है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये जो है आयोजित की गई थी कश्मीर में। इसके बाद में है भारत में आने वाले किन्हीं 3 यात्रियों के नाम लिखिए। तो तीनों यात्रियों के बारे में हमने विशेष संदर्भ में पढ़ा था, अल बरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर, इन तीनों के बारे में लिख सकते हो। ताराबाद किसे कहा जाता है, तो दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार था जिसे ताराबाद कहा जाता है, और इसकी व्याख्या भी और भी हम लिख सकते हैं इसमें। विजयनगर साम्राज्य में महानवमी जो डिब्बा है उसका क्या महत्व था, महानवमी डिब्बा जो है वो क्या था, तो विजयनगर शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित विशालकाय मंच था ये, और इससे जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से संबंध थे। यानी महानवमी का जो हम त्योहार मनाते हैं नवरात्र, या फिर उत्तरी भारत में जो दशहरा है, बंगाल में दुर्गा पूजा है, और प्रायद्वीपीय भारत में जो नवरात्र के अवसर पर ये निष्पादित किए जाते थे। महानवमी से संबंधित जितने भी अनुष्ठान होते थे वो इस विशालकाय मंच पर होते थे। और विजयनगर के जो शासक हैं अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा अधिराज्य का प्रदर्शन जो है यहाँ पर करते थे। जिनसे कामिल जो सर्वोत्तम फसलें होती थी वो जिनसे कामिल कहलाती है, और 16वीं 17वीं शताब्दियों में भारत में उगाई जाती थी ये फसलें। और इससे ये फसल क्यों उगाता था राज्य, क्योंकि राज्य को ज्यादा टैक्स जो है इनसे मिलता था, क्योंकि ये जो फसलें थी ये महंगी होती थी। और इनमें शामिल कौन सी हैं, कपास और गन्ने की जो फसल है इसमें शामिल है, जिसको हम जिनसे कामिल बोलते हैं। मुगल कालीन कृषि के तरीकों और वर्तमान जो कृषि है इसके तरीकों में आप क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं जो है देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, कठिन है ये, आपको दैनिक जीवन में भी ध्यान रखने योग्य चीजें हैं ये। समानता हम लिख सकते हैं कि मुगल कालीन कृषि के तरीकों तथा वर्तमान कृषि के तरीकों में समानता क्या है, कि आज भी जो मानसून है वो महत्वपूर्ण है, और उस समय भी क्या था, मानसून महत्वपूर्ण था। मानसून मुगल भारतीय कृषि की रीढ़ माना जाता था, रीढ़ की हड्डी माना जाता था। और मुगल काल में प्रचलित सिंचाई साधनों की, प्राचीन जो सिंचाई साधन थे उसकी भी वर्तमान में क्या है, प्रासंगिकता है, काफी उपयोगिता है उसकी। रहट पद्धति से हमने आज जो है सिंचाई के जो फुहारा पद्धति है वो उसी आधार पर जो है अपने हैं। असमानता की बात करें तो आज वर्तमान में देखो नई जो सिंचाई की टेक्निक है वो आ चुकी है, यानी कि ट्यूबवेल है, आधुनिक साधन जो है वो आ चुके हैं, ट्रैक्टर वगैरह हैं, बहुत सारी मशीनें जो है आ चुकी है। पहले जो है सारा काम जो है पशु बल पर आधारित रहता था, तो अब जो है मशीनीकरण हो गया है। तो ये भी हम लिख सकते हैं असमानता क्या है। और दामिने को क्या था, 1832 के आसपास ब्रिटिश कंपनी ने यानी अंग्रेज सरकार ने क्या किया, एक बड़े भूभाग को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया। यानी कि राजमहल की पहाड़ियों में जब हम पढ़ रहे थे, राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे पहाड़िया लोग, और पहाड़िया लोगों को वहां से हटाकर जो है अंग्रेजों ने एक जो भूमि थी, जो राजमहल की पहाड़ियों में एक भूमि का जो टुकड़ा है उसकी चारों तरफ सीमा बनाई, और ये जो भूमि है ये दामिने, जो इसको कह दिया दामिने को, और इसमें किसको लगा दिया, इसमें लगा दिया आपके किसको, संथालों को, और कह दिया संथालों ये आपकी भूमि है, आप इस पर क्या करो, खेती करो। तो ये संथालों की जो भूमि है इसी को कहा गया दामिने को। और ये अंग्रेजों ने कहां पर जो है दामिने को बनाया था, तो राजमहल की पहाड़ियों में बनाया था। यानी कि इसको अंग्रेजों ने दामिने को घोषित कर दिया था। जो राजमहल की पहाड़ियां थी वहां पर अब कौन रहेंगे, संथाल लोग रहेंगे, और इसे संथालों की भूमि जो है घोषित कर दिया कि आज से ये क्या है, संथालों की भूमि है। यानी दामिने को जो है वो क्या है, संथालों की भूमि है। इन्हें प्रयोग हेतु इस इलाके के भीतर रहना है। अब ये यहाँ पर ही काम करेंगे, यहीं पर रहेंगे ये संथाल लोग, और हल चलाएंगे, यहाँ पर खेती करेंगे, यानी कि स्थायी किसान जो है ये बन जाएंगे। तो संथालों के तो मौज हो गई यहाँ पर दामिने को, और राजमहल की पहाड़ियों से जो है उनको पीछे धकेल दिया, किनको, पहाड़िया लोगों को। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमने विशेष रूप से पढ़ा था। रैयत यानी किसान,
बंबई दक्कन में ये व्यवस्था लागू की गई थी। 1820 के दशक में ये राजस्व की जो नई प्रणाली है ये लागू की गई थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रईतवाड़ी। रईतवाड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि रईत का मतलब क्या होता है, किसान होता है, और किसान जो है सीधे संबंध रखता है अंग्रेज सरकार से यानी कंपनी से, और किसान सीधा जो टैक्स है वो कंपनी को देता है। इस कारण इसको कहा गया है आपके रईतवाड़ी व्यवस्था। यानी कि इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की जो राशि है वो सीधे किसान के साथ तय की जाती थी। यानी अंग्रेज सरकार सीधे किसान से डायरेक्ट कनेक्शन रखती थी, भाई कितना टैक्स लेना है तो सीधा किसान से बातचीत होगी। लेकिन जमींदारी जो व्यवस्था थी जो बंगाल में लागू थी, इस्तमरारी बंदोबस्त, वहां पर सिस्टम अलग था। वहां पर एक बिचौलिया था जमींदार, जमींदार किसानों से टैक्स लेता था और फिर जमींदार अंग्रेजों को टैक्स देता था। वहां पर हमने बहुत कुछ चर्चाएं की। जमींदार यदि अंग्रेजों को टैक्स नहीं दे पाते थे टाइम पर तो उनकी जमींदारियां जो है वो जो है नीलाम भी कर ली जाती थी, संपत्ति जो है उसकी नीलाम कर दी जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का जो है अनुमान लगा लिया जाता था। सरकार के हिस्से और उनके हिस्से के रूप में उनका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। 30 वर्ष बाद जमीनों का सर्वेक्षण किया जाता था और उसके अनुसार राजस्व में जो है बढ़ोतरी की जाती थी। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण की बात करें तो जो पुरानी बंदूकें थी ब्राउन बेस, उस ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर एक नई बंदूक लाई गई थी, एनफील्ड राइफल्स। और इन एनफील्ड राइफल्स में जो कारतूस थे उन कारतूसों में गाय और सूअर की जो चर्बी है उनका प्रयोग किया गया था, जिसको हमें मुंह से खींचना पड़ता था। और गाय और सूअर जो है ये हिंदू और मुसलमानों के लिए क्या है, हिंदुओं के लिए पवित्र पशु है गाय और मुसलमानों के लिए अपवित्र है सूअर। जो इनकी चर्बी से लगे ये कारतूस इनको मुंह ये नहीं लगा सकते थे। ये मानते थे कि हमारा क्या हो रहा है, धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इस कारण इन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। ये तात्कालिक कारण माना जाता है, यानी कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई, तो ये अचानक वाला कारण है, यानी कि हाथों हाथ तुरंत वाला कारण है ये। और पहले वाले कारण तो बहुत सारे हैं, किसानों का ये शोषण वगैरह करते थे। राजनीतिक कारण हमने देखा, डलहौजी की जो गोद निषेध नीति है वो इसका एक प्रमुख कारण रही थी। आपके वेलेस्ली की साइक संधि इसका एक प्रमुख कारण रही थी। लेकिन हमें पूछा है तात्कालिक कारण, अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने जो है ये 1857 का विद्रोह कर दिया, तो वो है गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस, जिनको मुंह से हमें खोलना पड़ता था, वही इसका एक प्रमुख कारण था। क्योंकि लोगों का मानना था, हिंदुओं और मुसलमानों का, कि इससे हमारा क्या हो जाएगा, धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया? आपने पढ़ा होगा फरवरी 1922 में जो है एक घटना घटी थी। कौन सी? चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा में जो है पुलिस ने वहां पर जो सत्याग्रही थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, वो सत्याग्रही, जिसको हम सत्याग्रही बोलते हैं क्योंकि वो सत्य की राह पर चल रहे थे। गांधी जी का जो अहिंसा और सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य पर विश्वास करते थे, उनको सत्याग्रही बोला जाता है। तो उसी सत्याग्रहियों पर जो है क्या कर दिया, अंग्रेजों ने जो है गोलियां चला दी थी। तो वहां पर भीड़ जो है वो क्रोधित हो गई और इसने वहां के चोरी चोरा में जो एक थाना था उसको क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी। और यहाँ पर बहुत सारे सिपाही जो थे, पुलिस जो यहाँ पर नियुक्त थी, वो वहां पर बहुत सारे पुलिस सिपाही जो है मर गए थे। और इसी हिंसात्मक घटना के कारण गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसके बाद में है अब बड़े प्रश्न जो 3-3 नंबर के हैं। इसमें आपके इस बार ठीक है कि इसमें आपके अथवा में भी आने वाला है, यानी कि अथवा में भी आपके इसमें प्रश्न आने वाला है। तो ये आपको सही रहेगा कि हाँ ठीक है, ये नहीं आ रहा तो ये कर लेंगे। तो इसमें 2 प्रश्न आएंगे, दोनों में से आपको एक करना है। यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो टोटल कितने हैं? 16, 17, 18, 19, यानी कि 4 जो प्रश्न है वो इसमें आपके हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद में है आपके निबंधात्मक प्रश्न, दो निबंधात्मक हो गए और 4 ये हो गए, यानी कि 6 प्रश्न जो है 6 प्रश्नों में आपको मिलने वाले हैं अथवा में। हालांकि मानचित्र भी अथवा में ही आएगा। तो 6 प्रश्न जो है इनमें आप जो 4 प्रश्न है, पहले तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको कितने शब्द लिखने हैं? 100 शब्द लिखने हैं, यानी कि लगभग 10-12 लाइन जो है आपको लिखनी है। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसमें 10-12 लाइन। तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात कर लेते हैं पहले, कि प्रशासन जो था वो किस प्रकार का था। पॉइंटों के माध्यम से भी इस प्रकार भी लिख सकते हो और सीधे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। जिस प्रकार नोट्स लिखा है वो लिखोगे तो बेटर रहेगा। 5 प्रमुख राजनीतिक जो केंद्र हैं वो कौन से थे? एक तो राजधानी वाला केंद्र पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय जो केंद्र थे वो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। और तोसली के बारे में हमने पढ़ा था। तोसली जो है अशोक ने जो कलिंग विजय की थी, उस कलिंग की राजधानी थी तोसली।
जिनमें पाटलिपुत्र जो है सबसे बड़ा था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो है राजधानी नगर था। यहां पर सेना का प्रबंध किस प्रकार होता था, यानी सबके बारे में बताना है, सेना के बारे में। तो सेना का प्रबंध जो है वो किस प्रकार किया जाता था। मौर्य सम्राटों ने एक विशाल सेना का जो है गठन किया था। यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त के पास जो है 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 जो है हाथी थे। धम्म महामात्रों की नियुक्ति अशोक ने की थी। मौर्य सम्राट अशोक अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नामक जो है विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अपने धम्म के प्रचार के लिए जो है इनकी नियुक्ति की थी। प्रतिवेदकों की नियुक्ति, प्रतिवेदक कौन होते थे? अशोक के अभिलेखों से हमें पता चलता है कि लोगों के समाचार जानने के लिए अशोक ने किसकी नियुक्ति की थी, यानी जनता उनकी कैसी है, जनता की हालत किस प्रकार की है, वो जानने के लिए अशोक ने नियुक्त किए प्रतिवेदक। और ये प्रतिवेदक जो है समाचार पहुंचाने के लिए कहीं भी कभी भी सम्राट के पास पहुंच सकते थे। सम्राट ही इन्हें नियुक्त करते थे और अशोक के टाइम पीरियड में थे ये प्रतिवेदक। प्रशासनिक केंद्रों का चयन, प्रांतीय केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी, देखो अभी हमने 5 जो राजनीतिक केंद्र पढ़े थे, जिसमें से एक केंद्रीय और दूसरे 4 जो है प्रांतीय केंद्र, और इसमें से तक्षशिला और उज्जैनी जो है ये दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे। कर्नाटक की बात करें तो ये सुवर्णगिरी, कर्नाटक में स्थित जो सुवर्णगिरी है ये सोने की खदान के लिए उपयोगी था। यानी इन केंद्रों का भी जो है, प्रशासनिक केंद्रों का भी चयन जो है बहुत ही बड़े ध्यान से किया गया था। और अथवा का उत्तर यानी सुदर्शन झील पर एक जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो देख लेते हैं। सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इस जलाशय के बारे में जानकारी लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के एक संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से जो है होती है। वो कौन सा अभिलेख है? 2री शताब्दी ईस्वी का जो रुद्रदामन है, रुद्रदामन शक शासक रुद्रदामन का जो अभिलेख है उसका नाम क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है किसकी? सुदर्शन झील के बारे में इस जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और इस अभिलेख में क्या कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का जो निर्माण है वो मौर्य काल के एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा जो है किया गया था। यानी मौर्य काल में उस समय शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के जो पहले शासक थे वो थे। और सौराष्ट्र प्रांत जो गुजरात में है, सौराष्ट्र प्रांत, वहां के गवर्नर पुष्यमित्र वैश्य ने जो है इसका क्या किया था? निर्माण किया था। पुष्यमित्र वैश्य कौन था? वो पुष्यमित्र वैश्य जो सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। हालांकि ये जो झील है ये कहां पर है? ये जो झील है सुदर्शन झील, ये है आपके गुजरात के गिरनार में। गुजरात के गिरनार में है। कहां पर है? गिरनार। गिरनार नाम सुना होगा आपने। गुजरात के गिरनार में है ये गिरनार। गिरनार स्थान पर है ये सुदर्शन झील। इसके बाद में है आपके, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध जो है वो टूट गए और सारा पानी जो है यहाँ इस झील से निकल गया था। और बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चे से करवाई थी। और रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत भी करवाई और साथ में इस यहाँ पर जो है इसने क्या किया था? एक ये अभिलेख भी लगवाया था। और इस अभिलेख पर जो है 4 शासकों का उल्लेख जो है मिलता है। चारों शासक कौन थे जो इसके एक तो निर्माण से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा यदि बात करें तो चंद्रगुप्त का पोता अशोक सम्राट, सम्राट अशोक जो है इसने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मौर्य साम्राज्य के 2 शासक हो गए। अशोक ने हालांकि इसमें से नहरें निकाली थी सिंचाई के लिए, 2 नहरें निकाली थी। और इसके बाद में गुप्त शासक की बात करें तो स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त नहीं है, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त ने जो है इसका जीर्णोद्धार करवाया था। और अभी बात कर लेते हैं रुद्रदामन की। रुद्रदामन की हमने बात अभी की थी। इस रुद्रदामन ने भी क्या किया था? इसका निर्माण किया था, पुनर्निर्माण किया था, जीर्णोद्धार किया था। बताया जाता है कि इसने कर दिया, ठीक है, अपने खर्चे से, और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। देखो, टैक्स भी नहीं लिया। और इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर जो है इस झील की मरम्मत जो है करवाई थी। स्कंद गुप्त जो है वो गुप्त शासक हैं जिसने इस झील की जो है मरम्मत करवाई थी। 2 प्रश्न हैं। मीराबाई के विषय में आप क्या जानते हैं? और कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है दोनों ही सरल हैं। मीरा के बारे में लिखोगे, मीरा स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे और जो एक चरमकार थे, चमार। इससे ज्ञात होता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। यानी इनके जो गुरु हैं वो चरमकार थे, ये खुद जो है राजपूत थी। तो मतलब
जातिवादी समाज की जो रूढ़ियां थी, परंपराएं जो थी, जातिवाद का इसने जो है विरोध किया था, उल्लंघन किया था जातिवादी परंपराओं का। ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के सुखों और ऐश्वर्य को त्याग कर मीरा ने विधवा के सफेद वस्त्र और सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र जो है धारण किए। इससे प्रकट होता है कि मीरा प्राचीन सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़ियों में विश्वास नहीं करती थी। वह जाति प्रथा और ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध थी। इसी प्रकार कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के बारे में हमने बात की थी विस्तृत रूप से। बासवन्ना के बारे में हमने देखा। बासवन्ना इस कर्नाटक की वीर शैव परंपरा के नेतृत्व करने वाले थे, यानी कि इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। और ये जो है चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। और बासवन्ना के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? वीर शैव और लिंगायत। और उनके क्या क्या सिद्धांत थे? तो ये शिव जी की उपासना लिंग के रूप में करते थे। और इनका विश्वास क्या था कि मृत्यु के बाद में जो लिंगायत समुदाय के जो भक्त हैं वो शिव में लीन हो जाएंगे और वे संसार में वापस नहीं लौटेंगे, यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे और श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे। और जो भी मरता था इस संप्रदाय में उसको विधि पूर्वक दफनाते थे। और लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने को ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध जो है माना और उन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसके बाद में है यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। डलहौजी ने जो है इस टिप्पणी को विस्तार से समझा, यानी कि अवध जो रियासत है उसके बारे में ये कहा था। और 1857 के विद्रोह असफल क्यों हुआ था इसके हमें कारण बताना है, यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद में हम असफल हुए। सीधा सा हमें पता है असफल ही हुए थे, हम सफल नहीं हुए थे, क्योंकि अंग्रेज अभी भी वहां पर मौजूद थे। 1857 की क्रांति के बाद हम जो है अंग्रेजों को भगाने में जो है समर्थ नहीं हुए थे, तो हम असफल हुए। इसके क्या कारण थे ये दोनों प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये गिलास जो फल हैं ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेंगे, उसको देख लेते हैं। अपनी हड़प नीति के लिए कुख्यात लॉर्ड डलहौजी, यानी विख्यात नहीं है, कुख्यात है, बहुत ही बुरा है। डलहौजी ने जो है 1851 में ये कहा था, किसके बारे में? अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये जो गिलास फल है किसको बोल रहा है? अवध रियासत को बोल रहा है। अवध रियासत एक दिन हमारे ही जो है अंग्रेज साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा होगी, ये 1851 में कहा था। और 1856 में जो है इस अवध रियासत पर कुशासन यानी कि बुरे शासन की, यहाँ का जो राजा है वो अवध रियासत में अच्छी तरह से शासन नहीं कर रहा है, यानी कि इस राज्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसको ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और अवध के नवाब को यहां से निर्वासित कर दिया और कहां भेज दिया? कोलकाता भेज दिया। रियासतों पर अनैतिक रूप से कब्जे की शुरुआत जो है वो 1798 में प्रारंभ हुई थी, यानी कि 1798 में जो है साइक संधि लागू हुई थी। और जब निजाम को जबरदस्ती लॉर्ड वेलेस्ली ने साइक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया, तो यानी कि यहाँ पर साइक संधि जो हुई थी वो 1801 में जबरदस्ती अवध रियासत पर साइक संधि थोपी गई थी 1801 में। और साइक संधि लागू कब हुई थी? तो 1798 में। इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। इसमें शर्त क्या थी कि जो नवाब है यानी कि अवध का जो नवाब है वो अपनी सेना समाप्त कर देगा। सेना किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। और अंग्रेजों की जो सेना है वो अवध राज्य में आएगी और अवध राज्य में सेना का जो सारा खर्चा है वो राजा देगा। और अंग्रेज जो है रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाएगी, अंग्रेज रेजिडेंटों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पर अंग्रेज रेजिडेंट होगा, अंग्रेजों का एक अधिकारी होगा यहाँ पर, जिससे राजा क्या करेगा? सलाह मशवरा करेगा। और नवाब जो है ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर अपने कार्य जो है कार्य करेगा, अपने राज्य कार्य जो है वो इसी की सलाह पर करेगा। जब अब कानून जो है, अब नवाब जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण रूप से अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। नवाब का अब विद्रोही मुखियाओं तथा तालुकदारों पर कोई विशेष नियंत्रण जो है वो नहीं रहा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है अवध को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार इस डलहौजी ने जो बात कही थी, एक दिन ये चेरी फल हमारे ही मुंह में आकर गिरेंगे, तो वो बात यहाँ पर सच हो गई। कब? 1856 में, 5 साल पहले ही कही थी, 1851 में। और 1857 का जो विद्रोह है वो असफल क्यों हुआ था, इसके क्या कारण रहे, तो वो देख लेते हैं। सिपाही विद्रोहियों में समन्वय का अभाव था, यानी आपसी मेल नहीं था, इनमें मेल नहीं था। और धन गोला बारूद के सुदृढ़ीकरण के लिए कोई केंद्रीय नेतृत्व और निश्चित प्रावधान भी नहीं था। गोला बारूद
और धन इनके सुदृढ़ीकरण के लिए कोई एक जगह फिक्स नहीं थी, और एक किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में ये जो पूरी क्रांति नहीं हुई, इस कारण जो है सफल नहीं हुए हम। और विद्रोह का जो आरंभ है वो अव्यवस्थित रूप से हुआ, यानी कि एक साथ विद्रोह नहीं हुआ, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। शुरुआत में इसे मई के अंत में आयोजित की गई, योजना बनाई गई थी, हमने बनाई थी कि 31 मई को हम क्या करेंगे, ये क्रांति शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले ही हो गई। मेरठ में तो 10 मई को ही शुरू हो गई। लेकिन विद्रोह जो है वो जल्दी प्रारंभ हो गया था, 10-20 दिन पहले प्रारंभ हो गया था, और इसने अंग्रेजों को सतर्क कर दिया। अंग्रेजों को जो है अंग्रेज पहले ही अब समझ गए कि अब ये विद्रोह होने वाला है, तो अंग्रेज जो है एकदम सतर्क हो गए। विद्रोह मुश्किल से पूरे भारत में फैला, पूरे भारत में फैला ही नहीं था, केवल उत्तर भारत में ही यह जो है विद्रोह केंद्रित रहा। कई दक्षिण राज्यों ने जो है विद्रोह में भाग भी नहीं लिया। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विभिन्न क्षेत्रों पर क्षेत्रीय राजवंशों का जो है यहाँ पर शासन था, इसलिए उस समय कोई एकता या राष्ट्रवाद की भावना जो है वो नहीं थी। विद्रोह के अधिकांश नेताओं ने अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ाइयां लड़ी, और उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। यानी राजाओं ने, जो यहाँ के जो राजा लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, यही एक बड़ी कमी थी। इसके बाद में 19वां जो प्रश्न है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलेट एक्ट। देखो यहाँ पर या तो इन दोनों पर टिप्पणी लिखो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन पर। या तो इन दोनों पर लिखनी है, या फिर अथवा का ये प्रश्न है, या तो इन दोनों पर लिखनी है। आपको जो सरल लगे वो आप लिख सकते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और इसमें क्या कारण थे, तो एक तो था साइमन कमीशन और पूर्ण स्वराज की मांग। इस आयोग में एक भी जात भारतीय सदस्य नहीं था, 7 टोटल सदस्य थे और 7 ही अंग्रेज थे। और पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 को जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कि अब हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और इस संदर्भ में उन्होंने 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस भी जो है मनाया था। रावी नदी के तट पर जो है ध्वज वगैरह लहराए गए, पूरे भारत में जो ये स्वतंत्रता दिवस है मनाया गया था। और इस अधिवेशन ने कांग्रेस को उचित अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार भी दे दिया था। और इस आंदोलन का क्या महत्व रहा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिशील और व्यापक बनाया। इस आंदोलन के फलस्वरूप महिलाओं में जागृति उत्पन्न हुई, महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। असहयोग आंदोलन ने देशवासियों में निर्भीकता, साहस और राष्ट्रीयता की भावनाओं का संचार किया। यानी कि इससे पहले वाला जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, उससे लोग जो है धीरे धीरे समझने लगे, हाँ आंदोलन क्या होता है। लोग जो पहले डरते थे बहुत, अब वो निर्भीक हो गए, साहसी हो गए, और देश प्रेम की भावना का संचार हुआ उनमें, नहीं तो पहले कुछ जानते ही नहीं थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने अन्यायपूर्ण और दमनात्मक औपनिवेशिक कानूनों का जो है धीरे धीरे सबने उल्लंघन जो है शुरू कर दिया था। पहले वो अंजाम जानते थे, यदि हम इन अंग्रेजों के कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, हमें मारा जाएगा, पीटा जाएगा। तो अब उससे भी ये कम डरने लगे, क्योंकि गांधी जी का जो है इनके सर पर हाथ था। रोलेट एक्ट की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने इसको कब पारित किया था, 1919 में। रोलेट जो एक्ट है ये एक व्यक्ति के नाम पर जो है था, सर सिडनी रोलेट के नाम पर। इसके अनुसार होता क्या था, सरकार जो है अंग्रेज सरकार, उसको राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक बंदियों को, किसी को भी बंदी कर सकते थे, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए किसी भी व्यक्ति को जो है बंदी बना सकते थे। उस पर 2 वर्ष का जो है मुकदमा चला, बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक उसको जेल में कैद कर सकते थे। ये अंग्रेजों को अधिकार मिल गया इस रोलेट एक्ट के तहत। और महात्मा गांधी ने जो है इसके विरुद्ध में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो है किया, यानी कि, और ये जो है एक अहिंसक आंदोलन में शुरू बदल गया। यानी कि इससे क्या हो गया, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग स्थान पर जो है लोग यहाँ पर वैसाखी के मेले में क्या कर रहे थे, इकट्ठे हुए थे, और कुछ लोग इस रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर जो है प्रदर्शन करने लगे थे। और इसकी प्रतिक्रिया में बहुत सारे शहरों में लोग जो है सड़कों पर उतरे और हड़तालें हुई। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममता से कुचलना जो है प्रारंभ किया। हिंसा फैलते देख गांधी जी ने रोलेट एक्ट को वापस जो है, रोलेट आंदोलन को जो है वापस ले लिया। यानी इसके जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था रोलेट एक्ट के विरोध में, वो वापस ले लिया।
भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में गांधी जी ने अपना जो तीसरा बड़ा आंदोलन है, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो नामक ये जो है प्रस्ताव पेश किया और प्रारंभ कर दिया, तीसरा बड़ा आंदोलन। और ये आंदोलन सही मायने में एक जो है जन आंदोलन था, बहुत ही बड़ा जन आंदोलन था और इसमें लाखों आम हिंदुस्तानी जो है शामिल थे। इस आंदोलन ने युवा वर्ग को बहुत बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपनी कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। इस आंदोलन के दौरान 17 में स्वतंत्र सरकार भी बनी थी। यानी कि ये प्रश्न भी आया था अभी छोटे प्रश्न में कि किस आंदोलन के दौरान जो है स्वतंत्र सरकारों की स्थापना हुई, तो ये 17 में हुई थी। एक तो स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी और किस जगह पर हुई, तो 17 में हुई, जो 1946 तक चलती रही, 1942 से 46 तक चलती रही। और 1942 का आंदोलन जो है वास्तव में जन आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन दो मुसलमान जो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। और इसने क्या मांगे उठाई थी? पहले के ओटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान यानी कि खलीफा, तुर्की सुल्तान को बोलते हैं, खलीफा का नियंत्रण जो है वापस से इस पर बना रहे। जंजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। जंजीरात उल अरब यानी कि यहाँ का जो ओटोमन साम्राज्य है उसमें 3-4 स्थान आते हैं प्रमुख रूप से, उन्हीं को बोला जाता है जंजीरात उल अरब। इस्लामी कंट्री है 3-4, उसी को बोला जाता है जंजीरात उल अरब। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित रखने योग्य बन सके। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए खिलाफत आंदोलन को इसका अंग बनाया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता उत्पन्न करने के लिए खिलाफत आंदोलन का जो है समर्थन किया था। इसके बाद में दो बड़े जो प्रश्न है, एक तो सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वास और रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की जो है विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको मातृ देवी की उपासना, शिव की उपासना, लिंग पूजा, योनि पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा, अग्नि वेदिकाएं, जल पूजा, प्रतीक पूजा, धार्मिक रीति रिवाज। और विशेषताओं की बात करें तो नगर नियोजन के बारे में, निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, पृथक्करण यानी कि दो जो वर्ग रहते थे दुर्गों, एक तो दुर्ग और निचला शहर, उसके बारे में पृथक्करण, अलग अलग ये दोनों थे। और सार्वजनिक संरचनाएं जो विशाल सनागार, अन्नागार ये जो मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उनके बारे में, कृषि के बारे में, पशुपालन, लिपि, मूर्तियां, ये सब क्या है, इनकी विशेषताएं, मूर्य, मृद भांड, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, धर्म, व्यापार। ये फर्स्ट चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। इसमें आपको जो है 200 से 250 वर्ड लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसका पहले वाला अगला पूरा पेज और उसके बाद में 3-4 लाइनें जो है, 5-6 लाइनें लास्ट वाले पेज में, बस अगले वाला एक ही सैंपल जो है आपको भरना है, फर्स्ट पेज जिस पर आप लिख रहे हो। 12वें चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न आने वाला है और एक पहले चैप्टर से बड़ा प्रश्न आने वाला है। तो 12वें चैप्टर से संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता पर बल क्यों दिया, और इसके अथवा में है कि संविधान सभा ने भाषा के विवाद को किस प्रकार हल किया। अब इन प्रश्नों को वैसे हम अपनी पिछली जो क्लासें थी उसमें भी देख चुके हैं, तो आप वहां पर इसकी व्याख्या को देख सकते हैं और यहां पर भी आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद में है मानचित्र में जो प्रश्न आते हैं, मानचित्रों को भी हमने विशेष रूप से देखा था। अब यहाँ पर जो स्थान है, चौरी चौरा, अमरावती, मैसूर, बीजापुर और अवध, और अथवा में है सूरत, ग्वालियर, गोवा और सारनाथ और जयपुर। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए सारे जो स्थान हैं वो कौन कौन से राज्य में हैं, उसके बाद हम जो है इनको आसानी से भर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करें चौरी चौरा और अवध की, तो ये दोनों कहां पर है, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। और बीजापुर कहां पर है, तो बीजापुर कर्नाटक में हो गया, मैसूर भी कर्नाटक में हो गया, अमरावती हो गया आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद में ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो गया, सारनाथ उत्तर प्रदेश में हो गया। और इसके बाद में बात करें तो आपके नागपुर हो गया महाराष्ट्र में, सूरत हो गया गुजरात में, और इसके बाद में गोवा जो है ये तो एक राज्य है ही। तो इस प्रकार जो ब्लूप्रिंट के आधार पर ये जो मॉडल पेपर था, इसी प्रकार से प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको आपको विशेष रूप से इसी आधार पर प्रश्नों को तैयार करना है।
चलिए आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।